तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का द राइजिंग सन बाय हिमरोज मिल्की में। पिछली 5-6 वीडियो में हम लोगों ने इकोसिस्टम को अच्छे तरीके से समझा, ट्रॉपिक लेवल को समझा, फूड वेब को समझा, पिरामिड्स को समझा, फिर किस प्रकार से इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट है कौन कौन से कंपोनेंट को समझा। यानी काफी चीजें हम लोगों ने इकोसिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण चीजों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और उसी क्रम के दौरान हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम भी हम लोगों ने देख लिया, कितने प्रकार का इकोसिस्टम होता है। तो इकोसिस्टम का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो हो गया। अब इकोसिस्टम से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रूढ़ भी है, बहुत ही गूढ़ भी है, यानी उसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसी में से आज का एक टॉपिक है जिसे जो नाम है जिसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। देखिए समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अच्छे से इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपको इससे संबंधित जितने भी वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे ऑफलाइन में बहुत सारे टीचर हैं जो सचमुच में फुटप्रिंट को अच्छे तरीके से समझा नहीं पाते कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता क्या है। वो किताबी लैंग्वेज में जाकर के किताब खोल करके लिखवा देते। यह समझना इसलिए भी जरूरी है कि यह हमारे मेंस के एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम एनवायरमेंट का कोई भी एसे लिखेंगे, अक्सर स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में भी एनवायरमेंट को लेकर के इश्यूज रहते हैं, 1-2 निबंध आ ही जाता है। फिर जीएस में भी हम लोग देख रहे हैं कि जीएस के चारों पेपर में सोशल इश्यूज का जो पोर्शन है, सेकेंड पेपर, फर्स्ट पेपर, हर जगह से ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जुड़ जाता है। आज के समय में एनवायरमेंट की जो रिलेवेंसी बढ़ गई है काफी, इसलिए प्रश्न भी थोड़ा सा घुमा करके पूछना शुरू कर दिया है। घुमा करके पूछने का मकसद यही होता है कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। अगर हमें यूपीएससी या स्टेट पीसीएस को सचमुच में क्लियर करना है, फाइनल पहुंचाना है, फाइनल करना है, तो हमें हर चीजों पे एक समझ विकसित करना होगा, एक कॉन्सेप्ट विकसित करना होगा, जिससे कि हम रटने की भावना से दूर हो जाए। यानी कि रटंत विद्या वाला हिसाब किताब नहीं रहे। रटना क्या होता है, कुछ चीजें रटनी होती हैं, बाकी के जो अवधारणाएं होते हैं, जो विचार होते हैं, वो रटना नहीं होता है, उसे समझना होता है। तभी आपकी कलम चलेगी मेंस में। तो आप लोगों की तैयारी अभी से होनी चाहिए उस फाइनल स्टेज तक। और दिमाग में हमेशा इस चीज को रखिए कि हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है। कभी भी दिमाग में ये मत रखिए कि हमें सिर्फ प्री निकालना है, ताकि दिमाग में प्री आ गया तो सिर्फ प्री ही निकलता है, फिर मेंस नहीं निकलता। आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि हमें फाइनली सिलेक्शन कर लेना है, हमें फाइनल करना है। तो आप फाइनल की तरह मेहनत करेंगे, और जिससे कि ये जो हमारा चल रहा है तो उस पर्पज से हम लोग लेके चल रहे हैं कि जहां पे आपको मेंस में भी काफी मार्क्स मिलेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर पद छाव फुटप्रिंट क्या होता है, इसे हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग आएंगे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पे। यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को वास्तव में पूरी तरह से समझने के लिए जरूरी है कि हम लोग पहले फुटप्रिंट को अच्छे तरीके से समझ लें, ये क्या होता है, तब जाकर के हम लोग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को समझ पाएंगे। अदरवाइज बड़ी मुश्किल हो जाता है इसे समझना। तो पहले हम लोग देखते हैं फुटप्रिंट क्या होता है, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम नोट करवाएंगे आप लोगों को। पहले समझने का प्रयास करिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य या कोई पशु, उसे चलने के लिए या दौड़ने के लिए एक न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होती है। यानी कि जमीन पे अगर हम चलेंगे या दौड़ेंगे तो उसके लिए हमें एक न्यूनतम भूमि, यानी उतनी भूमि तो चाहिए कि जितनी भूमि पे हम पैर रख सके अच्छे से और दौड़ सके या चल सके। यानी कि जब हमें एक उस न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होगी, यानी चलने या दौड़ने के लिए, तो जो चलने या दौड़ने के दौरान हमारे पैर के निशान बनेंगे या हमारे पैर के जो चित्र बनते हैं, उसी चित्र को बोला जाता है पदछाप, पैरों के निशान, या फुटप्रिंट बोला जाता है। इसे इस तरीके से समझिए कि अगर हमारे पैर बड़े होंगे तो हमें ज्यादा जमीन की आवश्यकता होगी। जमीन पे अगर हमें चलना है, अगर हमें पानी में चलना है तो हमें ज्यादा पानी के एरिया की जरूरत होगी। अगर हमें जमीन पे चलना है तो हमें ज्यादा जमीन की जरूरत होगी। अगर हमारे पैरों का निशान या हमारे पैर छोटे होंगे तो हमें कम जमीन की आवश्यकता होगी। सपोज दैट अगर हमारे पैर के निशान, इस तरीके से थोड़ा समझने का प्रयास करिए आप लोग, इसे अच्छे से समझ जाइए। तो शैतान का पैर बन गया। देखिए ये हमने 2 पैर बना दिए हैं। अगर ये छोटा पैर है तो इसके लिए भूमि की आवश्यकता कितना होगा, कम होगा इसे। और ये बड़ा पैर है तो इसे भूमि ज्यादा चाहिए।
जब भूमि ज्यादा चाहिए तो इसका जो निशान बनेगा कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? इसका निशान जो चित्र बनेगा या छाप जो बनेगा, इसे छाप लिख लीजिए, छाप जो बनेगा बड़ा बनेगा, इसका जो छाप बनेगा कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो पद छाप से मतलब क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य उसे चलने के लिए या दौड़ने के लिए जिस न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होती है उसे पद छाप या पैरों के निशान या पैरों के चित्र बोले जाते हैं। यदि उसके पैर बड़े हैं तो उसका पद छाप बड़ा होगा। पद छाप बड़ा होने का मतलब हो गया कि उसे जिस भूमि की जरूरत है वह भूमि ज्यादा चाहिए, यानी कि बड़ी मात्रा में उसे भूमि की जरूरत होगी जिसपे वह चल सके। जब हम छोटे निशान की बात करते हैं कि पद छाप छोटा है तो इसका मतलब होगा कि इसे दौड़ने या चलने के लिए छोटी भूमि या कम भूमि की जरूरत होगी। यानी दोनों निशान में बड़ा छोटा होने का मतलब क्या आ गया कि इसे ज्यादा भूमि की जरूरत होगी और इसे कम भूमि की जरूरत होगी। ज्यादा इसलिए कि इसका पैर बड़ा है, जब ये चलेगा तो इसका निशान भी बनेगा। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब हम सूखी जमीन पे चलेंगे तो पैरों के निशान या पद छाप कैसे बनेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिए, चाहे वो जमीन सूखी हो, चाहे वो जमीन गीली हो, चाहे वो जमीन धूल वाली हो, बलुई हो, हम जहां भी चलते हैं वहां हमारे पैरों के निशान बनते जरूर हैं। ये अलग चीज है कि हमें नजर नहीं आता। जैसे कि यदि हम फर्श पे चलेंगे, संगमरमर पे चलेंगे तो वहां हमारे निशान बनते तो है लेकिन हमें दिखते नहीं है। उसे देखने के लिए फिर हमें दूरबीन की जरूरत होगी, लेंस की जरूरत होगी। जहां पे मिट्टी गीली है या धूल वाली मिट्टी है तो वहां पे हमारे निशान क्या होते हैं, स्पष्ट तौर पे पड़ जाते हैं तो हमें दिखाई दे देते हैं। तो पद छाप का मतलब ये नहीं होगा पद छाप पड़ा ही नहीं, पैरों के निशान पड़ा ही नहीं। पैरों के निशान पड़ते हैं लेकिन नजर नहीं आते। तो नजर आए या ना आए हमें उससे लेना देना नहीं। हम पैरों के निशान की बात करेंगे, पद छाप तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी कि यदि कोई बड़ा व्यक्ति है, उसका बड़े पैर है तो उसे ज्यादा भूमि की जरूरत होगी तो उसका पद छाप बड़ा होगा। यदि कोई छोटा व्यक्ति है, यदि वह उसका पैर छोटे हैं तो उसे कम भूमि की आवश्यकता होगी तो उसका जो पद छाप बनेगा वह छोटा बनेगा। तो ये बड़े और छोटे को अच्छे तरीके से समझा नहीं था कि इसी का यूज अभी हम करने वाले हैं आगे, जहां पे बड़ा छोटा फिर से समझाना होगा। तो पद छाप लोग समझ में आ गया। पद छाप थोड़ा सा लिखते चलिए इसे, अच्छा उसके बाद समझते हैं हम लोग। तो पद छाप क्या होता है, तो पद छाप के बारे में लिखिए कि एक व्यक्ति को चलने या दौड़ने के लिए, एक व्यक्ति को चलने या दौड़ने के लिए जितनी न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होगी, एक न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होगी, न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होगी, क्या होगा, यानी एक व्यक्ति को चलने या दौड़ने के लिए एक न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होगी। इस भूमि पर चलने या दौड़ने से बनने वाले चित्र, इस भूमि पर चलने या दौड़ने से बनने वाले चित्र या निशान को चित्र निशान डैश लगाइए, या मत लिखिए यहां के, चित्र निशान या छाप को पद छाप कहा जाता है। इज दैट राइट? यहां तक आप लोग समझ में आगे हो गया कि आखिर पद छाप होता क्या। यानी हम लोगों ने पद छाप को अब समझ लिया है कि पद छाप क्या होता है। जितनी भूमि की आवश्यकता होती है हमें चलने या दौड़ने के लिए, चलने या दौड़ने के दौरान जो निशान बनते हैं हमारे पैरों के, उसी को बोल दिया जाता है पद छाप। अब हम आते हैं परिस्थितिकी पद छाप पे। ये क्या होता है इसे समझिएगा अच्छे तरीके से, इसे मिटा परिस्थितिकी पद छाप। तो हम लोगों ने क्या देखा, पद छाप क्या होता है, जितनी न्यूनतम भूमि की आवश्यकता होगी उस पे जो निशान बनता है उसी को बोल दिया जाता है पद छाप। इसी प्रकार किसी मनुष्य को अच्छा जीवन जीने के लिए,
या बेहतरीन जीवन जीने के लिए या सुचारू रूप से जीवन जीने चलाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के जो विभिन्न घटक हैं उसकी एक न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हमें अच्छा जीवन जीना है, हेल्दी जीवन जीना है, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना है, तो हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र है, हमारा जो इकोसिस्टम है, उसका न्यूनतम आवश्यकता हमें पड़ेगा। यानी एक न्यूनतम पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के जितने भी कंपोनेंट हैं, आप लोगों को कंपोनेंट याद होना चाहिए कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। आप लोग नोट्स खोल करके वहां देखिए कि उसके बायोटिक और बायोटिक दोनों घटक होते हैं। बायोटिक घटक में क्या क्या आता है और बायोटिक घटक में क्या क्या आता है, दोनों चीजों पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को या किसी मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के जितने घटक हैं उसकी एक न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है। तो पारिस्थितिकी तंत्रों की वह न्यूनतम मात्रा या पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो हमारे जीवन को चलाने के लिए परिस्थितिकी के अनुकूल आवश्यक होता है, उसे ही बोला जाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अभी आप लोग समझ नहीं पाए होंगे, हमें लग रहा है कि आप लोग अभी नहीं समझ पाए होंगे। अब इसे हम और सिंपल वे में समझाते हैं और आसानी से समझिए। जैसे कि हमें जीने के लिए हमें पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फल फ्रूट चाहिए, यानी नेचुरल जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, यही तो हमारा इकोसिस्टम है कि हमें शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, हमें फल सब्जियां वगैरह चाहिए खाने के लिए। आखिर ये फल सब्जियां, ये पानी, शुद्ध हवा कहाँ से मिलता है? ये सारे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, इकोसिस्टम के ये पार्ट हैं, घटक हैं। हम लोगों ने देखा भी पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। तो हमें एक अच्छा जीवन यानी कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल जीवन, इसे बोलिए पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीने के लिए हमें पारिस्थितिकी तंत्र से एक न्यूनतम मात्रा चाहिए कि हमें इतना ऑक्सीजन हमें चाहिए, शुद्ध रूप से हमारा वातावरण रहे। हमें फल फ्रूट शुद्ध रूप से चाहिए, अच्छा फल फ्रूट मिल जाए, यानी पेड़ों से इतने तो फल आने चाहिए जो हमें अच्छे तरीके से मिल जाए। पानी हमें शुद्ध मिल जाए, यानी कि एक न्यूनतम मात्रा हम पारिस्थितिकी से डिमांड करेंगे क्या कि हमें वह चीजें मिल जाए। तो पारिस्थितिकी से जो डिमांड किया जाता है उसी डिमांड को ही बोला जाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब सोचिए कि हम परिस्थिति से डिमांड ज्यादा करते हैं तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। जब हम परिस्थिति से डिमांड कम करेंगे तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। ठीक वैसे ही जैसे कि भूमि पे चलने के लिए अगर हमारे पैर बड़े हैं तो हमें ज्यादा भूमि की जरूरत होगी। जब ज्यादा भूमि पे हम चलेंगे तो हमारा निशान बड़ा बनेगा। जब हमारा पैर छोटा रहेगा तो हमें कम भूमि की जरूरत होगी। जब हमें कम भूमि की जरूरत होगी तो हमारा निशान छोटा बनेगा। ठीक ऐसे ही यदि हम पारिस्थितिकी तंत्र से अपने इकोसिस्टम से ज्यादा डिमांड करते हैं तो वह जो फुटप्रिंट बनेगा इकोसिस्टम का बड़ा बनेगा। अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र से कम डिमांड करते हैं तो वह फुटप्रिंट कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। सपोज दैट आप एक एग्जांपल से समझिए कि मान लेते हैं दो तरीके का हमने बनाया। ये इसको इस तरीके से मान लीजिए, इसे फुटप्रिंट में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से कर लेंगे तो ये फुट का निशान बन जाएगा। अब मनुष्यों की डिमांड यदि ज्यादा है किससे? अपने इकोसिस्टम से, यानी कि इकोसिस्टम से हमारा जो डिमांड है ज्यादा है। तो जब ज्यादा डिमांड होगा तो हमारा फुटप्रिंट का आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अगर हमारा डिमांड कम है ताकि हमें इतने में ही अपना जीवन यापन, अच्छा जीवन यापन जी सकते हैं, तो हमारे फुटप्रिंट का आकार कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। यह किस फुटप्रिंट की बात हो रही है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात हो रही है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ईपीएफ, ध्यान रखिए, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब क्या होता है? डिमांड क्या होता है हमारे? जैसे हम जीवन जीने के लिए आखिर कई सारी चीजों की डिमांड की जाती है। हमें अच्छे जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन का मतलब है परिस्थितिकी के अनुकूल जीवन जीने के लिए। जैसे सपोज दैट अगर हम लोग अभी एसी का यूज करते हैं, ढेर सारे लोग एसी का यूज करते हैं, तो ये एसी क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड ढेर सारी गैसेस छोड़ती है। ये जब ये ढेर सारी गैसेस छोड़ेंगी तो परिस्थितिकी को उतना ज्यादा नुकसान पहुंचेगा।
लेकिन उसके बाद भी हमारी परिस्थिति से डिमांड ज्यादा है कि हमें शुद्ध हवा मिलना चाहिए, तो हमारा फुटप्रिंट परिस्थिति में कैसा बनेगा? बड़ा बन जाएगा। यदि हमारा डिमांड कम है तो हमारा फुटप्रिंट कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? उम्मीद है इसे समझे होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी टेंशन मत लीजिए। अभी हम नोट करवाएंगे तो नोट करवाते के दौरान फिर से एक बार समझा जाएगा। आगे हम एक एग्जाम्पल दे करके भी समझेंगे, तो पहले इसे नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए। अब परिस्थिति पदछाप क्या होता है उसको नोट करिए, फिर हम समझाते हैं इसको अच्छे तरीके से। जहां से हम लोगों ने लिखा था पीछे, ठीक उसी का दूसरा पॉइंट बना करके लिखिए कि इसी प्रकार किसी मनुष्य को उसकी जीवन शैली सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसी प्रकार किसी मनुष्य को जीवन शैली सुचारू रूप से चलाने के लिए यानी किसी मनुष्य को जीवन शैली सुचारू रूप से चलाने के लिए परिस्थितिकी घटकों की एक न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, एक शब्दों को अच्छे समझिएगा। परिस्थितिकी घटकों की एक न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है। न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है। यहां पे एक वर्ड हमने यूज किया है, परिस्थितिकी घटक। ध्यान रखिएगा, कंपोनेंट्स का हमने यूज किया है, परिस्थितिकी घटक का हमने यूज किया है। इसको अच्छे तरीके से अंडरलाइन यहां पे करिएगा कि हमें अच्छा जीवन चलाने के लिए, अच्छा जीवन का मतलब परिस्थितिकी के अनुकूल जीवन चलाने के लिए परिस्थितिकी घटकों की एक न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है। तो आगे हम लोग लिखेंगे कि परिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को, यहां पे लिखिएगा, अतः परिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा परिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो परिस्थितिकी के अनुकूल जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है, उसे ही इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? यानी हम लोग क्या देखिए, अतः परिस्थितिकी घटकों की वह न्यूनतम मात्रा या वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य के जीवन को परिस्थितिकी के अनुकूल चलाने के लिए आवश्यक हो, उसे ही हम लोग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट या परिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करिए। जैसे हमने बताया कि हमें यहाँ पे बात किया जा रहा है परिस्थितिकी के अनुकूल। इस शब्द को भी थोड़ा सा अच्छे से समझिए कि इकोलॉजी के अनुकूल हमें जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है, यानी कि अगर पर्यावरण के अनुकूल हम जीवन जिएंगे तो हमें परिस्थितिकी की एक न्यूनतम मात्रा की तो आवश्यकता होगी। तो उस आवश्यक मात्रा को ही बोल दिया जाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। वहां पे जो फुटप्रिंट बनता है, यह फुटप्रिंट हमारे पैरों के निशान नहीं होते, यह फुटप्रिंट होते हैं हमारे डिमांड, जो मनुष्यों का प्रकृति से डिमांड होता है, उस डिमांड को ही यहाँ पे फुटप्रिंट के रूप में देखा जाता है। आगे हम लोग अभी देखो लिखवाएंगे, आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे समझने का प्रयास करिए कि जब हम परिस्थितिकी से डिमांड करते हैं कि हमें शुद्ध हवा चाहिए, खाने के लिए फल चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, तो ये हमारा क्या है, परिस्थितिकी से, हमारा इकोसिस्टम से एक डिमांड है। यदि यह डिमांड ज्यादा होगा तो जो फुट छाप बनेगा, यानी जो पद छाप बनेगा परिस्थितिकी का, वो क्या होगा, वह बड़ा बनेगा। जब डिमांड हमारा कम होगा परिस्थितिकी से, तो वह पद छाप कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। क्योंकि हमारी जो इकोसिस्टम है वो हमारे द्वारा जो भी चीजें पैदा की जाती है, फिर हम जो खा पी करके जो गैसें छोड़ते हैं उसे फिर से पुनर्उत्पादन कर देती है। परिस्थितिकी के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर पुनर्उत्पादन की क्षमता पाई जाती है। जैसे कि
अगर हम कोई चीज वेस्ट, हमारे जो खाए पिए हुए सड़े गले पदार्थ है, जब हम फेंक देते हैं मिट्टी में, तो मिट्टी में क्या होता है, पुनः वह गल करके मिट्टी के रूप में बन जाता है, उत्पादक हो जाता है। तो पारिस्थितिकी के अंदर पुनर्उत्पादन की क्षमता पाई जाती है। इसी वजह से पारिस्थितिकी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो पाती है। सपोज करिए, मान लीजिए, इसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि कैसे इसे होता है। इसे हम मिटा रहे हैं, खूब गौर से समझते चलिए, बहुत ही जरूरी है इसे समझना। अगर इसे नहीं समझ पाएंगे आप लोग तो समझिए सब बेमजा हो जाएगा। तो ये कमेंट करके सभी लोग बताएंगे, एक एक व्यक्ति कमेंट करके बताएगा कि सर ये हमें समझ में आ गया है। हमने क्या बात किया था कि पारिस्थितिकी के अंदर एक पुनर्उत्पादन की क्षमता पाई जाती है। क्षमता कैसी पाई जाती है कि वह फिर से चीजों को पैदा कर सकती है। जैसे हम जो वेस्ट, जैसे खाना पीना हम लोग खाते हैं, छिलके, ये सारे ढेर चीजें जितने हमारे वेस्ट होते हैं, क्या करते हैं हम लोग, पारिस्थितिकी को ही तो फेंक देते हैं मिट्टी में, जाके खन के कहीं पे उसे ढाक देते हैं या गाड़ देते हैं, या फिर उसे रिसाइकिल के लिए भेज दिया जाता है। ये सारी चीजें वापस कहाँ चली जाती हैं? सारी चीजें वापस पारिस्थितिकी तंत्र को चली जाती है, और वही हमारी जो पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी है, वही उसे फिर से पुनरुत्पादन कर देती है, फिर से उसे उस लायक बना देती है कि उसमें उत्पादन क्षमता आ जाती है। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक पेड़ है आम का, ठीक, आम का हमारे पास एक पेड़ है। मान लेते हैं कि आम में कुछ फल फले हुए हैं, तो आम में फल फला, हमारा डिमांड क्या है, आम डिमांड है हमारा। व्यक्ति हम जाते हैं और आम तोड़ते हैं, 6 आम हमने तोड़ करके खा लिया। हमने तो आम खा करके फेंक दिए, छिलके वो चला गया मिट्टी में, मिट्टी बन गया। लेकिन वही मिट्टी, जिस मिट्टी में हम आम के छिलके फेंक रहे हैं, जो मिट्टी बन गया, वही मिट्टी के अंदर फिर से उत्पादन क्षमता पैदा होती है, और अगले साल हम देखेंगे फिर से आम हमारे पेड़ों में लग जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर पुनरुत्पादन की क्षमता पाई जाती है। तो इस वजह से पारिस्थितिकी पुनरुत्पादन की क्षमता के कारण हमारी मांगों को पूरा करती है। यदि यह पता चले कि एक पेड़ से महज 100 आम ही फलेंगे, तो जिस दिन हम 100 आम तोड़ लिए तो यह पेड़ क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि इस आम के अंदर, इस पेड़ के अंदर पुनरुत्पादन की क्षमता है। हम 100 आम हम लोग खा लेते हैं तोड़ करके, फिर कुछ दिनों के बाद जब आम का समय आता है, जब उत्पादन क्षमता फिर से प्राप्त कर लेता है, तो पुनः आम उसमें उगाते हैं। यानी पेड़ की भी अपनी उत्पादन क्षमता है, ये समय पे वह क्षमता आने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आम हम आज तोड़े दूसरे दिन फिर फल गया, फिर आज तोड़े फिर निकल गया दूसरे दिन, ऐसा तो होता नहीं है। और इसके पुनरुत्पादन की क्षमता के लिए पौधे को कुछ समय चाहता है, 1 साल 2 साल, ऐसे करीब कुछ पौधे होते हैं जो 1-1 साल पे फलते हैं, कुछ 2 साल पे, कुछ 6 महीने के अंदर। तो सभी लोगों की जो पुनरुत्पादन क्षमता है क्या होती है, अलग अलग होती है। ऐसी हमारे पूरे इकोसिस्टम की भी उत्पादन क्षमता होती है कि हम कितना उत्पादन कर सकते हैं। सपोज दैट अगर हमारा डिमांड इस पेड़ से 20 आम है और इस पेड़ में 15 आम ही फल रहा है, तो हमें क्या होगा कि हमारा जो पद छाप है क्या हो जाएगा, बड़ा बनेगा, क्योंकि हमारा डिमांड यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन फल कितना रहा है, 15 आम ही फल रहा है, तो यहाँ पे नहीं कर पाएगा। यानी कि इस स्थिति में यह पेड़ हमारी मांग को पूरा करने में अक्षम हो जाएगा। फिर क्या होगा, अगर हमें 20 आम की डिमांड है तो हमें इंतजार करना होगा तब तक जब तक कि पुनः इसमें उत्पादन क्षमता नहीं आ जाती और दोबारा फिर से आम नहीं निकल आते। तो मनुष्य और पारिस्थितिकी के मध्य क्या हो रहा है, एक संघर्ष चल रहा है। मनुष्य परिस्थितिकी से चीजें मांग रहा है, हमें चाहिए, और परिस्थितिकी उन चीजों को उतना ही दे सकती है जितना उसके अंदर उत्पादन क्षमता है। मनुष्य के अंदर इंतजार करने की कैपेसिटी नहीं है, वो इंतजार नहीं कर सकता कि पुनः इसके अंदर उत्पादन क्षमता आ जाए तब हम डिमांड करें। और परिस्थितिकी के अंदर उत्पादन करने की जो क्षमता है वह लिमिट्स है, यानी कि एक समय के बाद ही उसके अंदर उत्पादन क्षमता आता है। कोई रोबोट नहीं है वो कि बस सीधे ही लगाया और उत्पादन हो गया। इस चीज को समझे, थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं तो अभी इसे और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, तो फुटप्रिंट तो आप लोग समझ में आ गए हो गया। किस फुटप्रिंट, यानी कि हम कितना मांगते हैं, जितना प्रकृति से हमें चाहिए, जितना ज्यादा मांगेंगे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट उतना बड़ा बनेगा। जितना कम हमारी डिमांड होगी अपने नेचर से, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ देखिए, क्योंकि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की तरफ हम लोग देखते हैं, क्योंकि मनुष्य द्वारा पारिस्थितिकी घटकों का जब प्रयोग किया जाता है तो उसमें कार्बन भी उत्सर्जन होता है। इसीलिए इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के तहत कार्बन उत्सर्जन को भी शामिल कर लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे लिखिए, क्योंकि मनुष्य के द्वारा
पारिस्थितिकी घटकों का प्रयोग करने के दौरान पारिस्थितिकी घटकों का प्रयोग करने के दौरान कार्बन का उत्सर्जन किया जाता है। कार्बन का उत्सर्जन किया जाता है। इसलिए इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में कार्बन को भी शामिल किया जाता है। कार्बन उत्सर्जन को भी शामिल किया जाता है। कार्बन उत्सर्जन को भी शामिल किया जाता है। यानी एक तरफ अगर हम कार्बन छोड़ते हैं तो दूसरी तरफ नेचर में कार्बन का डिमांड भी होता है, कार्बन की मांग भी होती है। भूमि पर कार्बन की डिमांड की जाती है। जैसे कि जितने भी कार्बन होते हैं जाकर के समुद्र में सिंक्स होते हैं, घास पत्तों में सिंक्स होते हैं। इसी प्रकार इसीलिए इसमें ईपीएफ के तहत कार्बन उत्सर्जन को भी शामिल कर लिया जाता है। ये चीज ध्यान रखिए। यहां तक क्लियर हो गया है। कार्बन उत्सर्जन को शामिल करने का मुख्य रीजन क्या है कि जब हम इकोलॉजिकल कंपोनेंट का यूज करते हैं तो मनुष्यों के द्वारा कार्बन भी छोड़ा जाता है। ढेर सारे कंपोनेंट अगर हम यूज करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हमने पारिस्थितिकी से हमने तेल निकाला, तेल हम जलाएंगे तो कार्बन वहां से निकलेगा। इसी वजह से ईपीएफ के तहत ही कार्बन को भी शामिल कर लेते हैं। यानी फुटप्रिंट का आकार में कार्बन को भी इंक्लूड कर लेंगे। उससे तय किया जाएगा कि फुटप्रिंट का आकार बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। यानी सारे डिमांडों के साथ साथ हमारे कार्बन को भी शामिल कर लिया जाता है। अब हम लोग लिखते हैं अगला पॉइंट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताते चलिएगा जरूर। हम लोग क्या देखे थे कि पारिस्थितिकी में पुनर्उत्पादन की क्षमता होती है। एक चीज ध्यान रखिएगा। और मानव अपने जीवन को जीने के लिए प्रकृति से क्या करता है? मांग करता है। इसलिए ईपीएफ में मानव के मांग की तुलना पारिस्थितिकी के पुनर्उत्पादन क्षमता से किया जाता है। इसको अभी हम समझा दे रहे हैं फिर से। इससे पहले हमने जो डिस्कशन किया था इसी विषय किया था। तो हम लोग लिखेंगे पारिस्थितिकी में पुनर्उत्पादन की क्षमता होती है। लिखते चलिए एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से। पारिस्थितिकी में पुनरुत्पादन की क्षमता होती है। कैसी क्षमता होती है हमने बताया था एग्जाम्पल के तौर पे। हमने पेड़ का एग्जाम्पल दिया था कि पेड़ क्या है? हमारे इकोसिस्टम का एक पार्ट है। तो पेड़ में क्या होता है? पुनरुत्पादन की क्षमता होती है। आम जैसे हम लोगों ने एक बार खा लिया तो फिर से 1 साल के बाद, यानी आम के पेड़ के अंदर वो क्षमता कब तक आती है? 1 साल के बाद आती है। तो 1 साल में पुनः आम उगाता है। तो यही माना जा रहा है। यहाँ पे कहने का मतलब वही है कि पुनर्उत्पादन की क्षमता होती है और मानव अपना जीवन जीने के लिए प्रकृति से क्या करता है? मांग करता है। और मानव अपना जीवन जीने के लिए प्रकृति से मांग करता है। और मानव अपना जीवन जीने के लिए पारिस्थितिकी से मांग करता है। पारिस्थितिकी से मांग यानी आम से हम पेड़ की मांग करते हैं। जैसे आम के पौधे से हम आम की डिमांड करते हैं क्योंकि हमें अपना जीवन जीना है। तो हमें परिस्थिति से हमें ऑक्सीजन चाहिए, डिमांड हमारा होगा। परिस्थिति से हमें शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, हमें शुद्ध पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें अपना जीवन जीना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे परिस्थिति में पुनरुत्पादन की क्षमता या परिस्थिति हमारी मांग को कितना पूरा कर देती है और मनुष्यों की मांग क्या है, इन दोनों की तुलना करने के लिए ईपीएफ का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुनरुत्पादन परिस्थिति में मांग जीने के लिए परिस्थिति से मांग करता है। इसलिए ईपीएफ के द्वारा मानव के मांग की जो तुलना होती है, ईपीएफ मतलब कि ईएफपी के द्वारा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के द्वारा मानव के जो मांग की तुलना है वो परिस्थिति के पुनरुत्पादन क्षमता से किया जाता है। इसको हमने बताया था कि हमारी मांग की तुलना और उसके पुनरुत्पादन क्षमता से कर लेते हैं। इससे भी पता चलता है कि हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है। जैसे हमने एग्जांपल दिया था, हमने आम के पेड़ का एग्जांपल दिया था। सपोज दैट
कि आम से जो आम के पौधे से मान लेते हैं 5 आम फल रहा है हर साल, और हर साल डिमांड हमारा है 8 आम का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मांग मनुष्यों क्या है, ज्यादा है, लेकिन परिस्थिति में अब क्षमता क्या है, इसकी डिमांड पूरा करने की क्षमता परिस्थिति में कम है। आम के पौधे में जो क्षमता है सिर्फ 5 आम की क्षमता है, लेकिन हम मांग रहे हैं 8 आम। तो हमारा जो फुटप्रिंट है इकोलॉजिकल क्या होगा, वो बड़ा बनेगा। बड़ा इसलिए बनेगा कि हमारा डिमांड इसके पुनरुत्पादन क्षमता से ज्यादा है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमें परिस्थिति के अनुकूल जीवन जीना है तो अपने डिमांड को कम करना होगा, इतना कम करना होगा जितना परिस्थिति की पुनरुत्पादन क्षमता है। यानी कि नेचर हमें जितना दे सकती है, हमें अपने मांग को वहां ला करके कांस्टेंट करना होगा, वहां ला करके अस्थायी करना होगा। लेकिन आज इस भौतिकवादी जीवन में उदारवाद के बाद 1991 के बाद भारत में भौतिकवाद को तेजी से बढ़ावा दिया गया। लोग लग्जरियस लाइफ ज्यादा जीना पसंद करते हैं, जैसे कि जाड़े में भी बहुत सारे लोग एसी चलाते हैं, जाड़े में हम लोग देखते हैं कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ये हमारे भौतिकवादी जीवन को इंडिकेट करता है, जहां इस भौतिकवादी जीवन को जीने के लिए हमने कई सारे ऐसे आविष्कार कर दिए जो प्रकृति के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे ईएफटी के द्वारा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के द्वारा यह प्रयास किया जाता है लोगों के सामने दिखाने के लिए कि मनुष्यों की जो मांग है वो प्रकृति के पुनरुत्पादन क्षमता से बहुत ज्यादा है। अगर यही ऐसे ही लगातार चलता रहा तो एक दिन पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। जब पूरी पारिस्थितिकी तंत्र विनाश खत्म हो जाएगी तो मनुष्यों का भी विनाश निश्चित है। इसीलिए आज पर्यावरण संरक्षण की बात की जाती है, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रोटेक्ट की बात की जाती है। यह बात इसलिए किया जाता है कि हम आने वाली जो अपनी पीढ़ी है, हमारे आने वाले जो लोग हैं, हम उनके लिए भी इन्वायरमेंट को बचा करके रख सके। यहीं पे सिर्फ अपने ही जीवन जीने के लिए हम सारे पर्यावरण को नष्ट या नुकसान न कर सके। क्लियर है, यहां तक आप लोग समझ में आया होगा। तो इसको लिख लेते हैं तो और अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। तो हम लोग क्या देखा कि परिस्थिति में पुनरुत्पादन की क्षमता होती है और मानव अपना जीवन जीने के लिए परिस्थिति से मांग करता है। इसलिए ईएफटी के द्वारा मानव के मांग की तुलना परिस्थिति के पुनरुत्पादन क्षमता से किया जाता है। यहां पे लिखेंगे इसलिए इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में मानव के मांग की तुलना परिस्थितिकी के पुनरुत्पादन क्षमता से किया जाता है। यानी कि जब हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करते हैं तो यहां पे हमें पता चलता है मानव के मांग की पता चलता है कि मनुष्य क्या डिमांड कर रहा है। फिर इससे हमें यह भी पता चलता है कि परिस्थिति में पुनरुत्पादन की क्षमता क्या है। यदि मानव की मांग प्रकृति के पुनरुत्पादन क्षमता से अधिक है, यानी कि हमारी मांग प्रकृति जितना हमें दोबारा उत्पादन करके दे सकती है उससे ज्यादा है, तो हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का आकार बड़ा हो जाएगा। यदि क्षमता संतुलित है तो फुटप्रिंट का आकार संतुलित होगा। यदि प्रकृति के पुनरुत्पादन क्षमता के मांग से हमारी मांग कम होगी तो जो हमारा फुटप्रिंट बनेगा इकोलॉजी का, वह फुटप्रिंट छोटा बनेगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे इसे भी लास्ट में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जाके आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, हमें उम्मीद है अच्छे तरीके से। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि ये चीजें समझ में आई या नहीं आई। अगर समझ में आई होगी तो सभी लोग कमेंट करेंगे, कोई भी बचेगा नहीं। तो हम लोग लिखेंगे यदि मानव की मांग प्रकृति के पुनरुत्पादन क्षमता से अधिक हो, यदि मानव की मांग प्रकृति के पुनरुत्पादन क्षमता से अधिक होगी तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का आकार बड़ा बनेगा। यहां पे क्लियर? अब तो समझ में आ गया कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होगा। अच्छे तरीके से जान गए होंगे कि अब आकार कैसे बड़ा बनेगा, कैसे छोटा बनेगा। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के आकार को संतुलित बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक होगा, अब तो आप लोग इजी वे में बता सकते हैं।
कि अगर हमें इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के आकार को संतुलित बनाए रखना है तो उसके लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जीवन शैली को अपनाना होगा, धारणी विकास के जीवन शैली को अपनाना होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को संतुलित बनाए रखने के लिए, यानी ईएफपी को संतुलित बनाए रखने के लिए, संतुलित बनाए रखने के लिए मानव को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जीवन शैली अपनानी होगी, धारणी विकास की जीवन शैली अपनानी होगी। आ गया धारणी विकास यहाँ पे जुड़ा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत सभी लोग सुनते होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणी विकास हर जगह मिलता है। आखिर धारणी विकास क्या हो गया? ये धारणी विकास क्या है? ये धारणी विकास कैसा? यहां से हमें धारणी विकास के बारे में भी यह पता चलता है कि धारणी विकास हमारे जीवन शैली को एक दिशा में या कंट्रोलिंग की बात करता है। धारणी विकास का सीधा सा मतलब हो गया, जब हम बात करेंगे कि अपने जीवन शैली को या हमारे विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, धारणी विकास चाहिए, तो ये सीधा सीधा हमारे लाइफ से जुड़ता है। और यह जुड़ जाता है कहां पे? ईपीएफ से जुड़ जाता है, हमारी मांग से जुड़ जाता है, प्रकृति से। यानी प्रकृति से हमारी डिमांड को भी इंडिकेट करता है धारणी विकास, और हमें यह भी बताता है कि अपने जीवन को हम किस प्रकार से संतुलित बनाएं जिससे कि हमारा ईपीएफ का आकार संतुलित हो जाए। यानी हम अपने नेचर से इतना ज्यादा मांग न करें कि हमारा जीवन धारणी विकास से हट जाए। धारणी विकास तभी कहा जाएगा जब मनुष्य का जीवन उसके ईपीएफ के आकार को संतुलित कर दे, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के आकार को संतुलित कर दे, ऐसे बोल सकते हैं। हालांकि धारणी विकास का हम एक चैप्टर बनाएंगे, बिल्कुल अलग से सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक होगा, तो धारणी विकास के हिस्ट्री, उसके उद्देश्य वगैरह के बारे में हम लोग डिटेल में वहां समझेंगे कि आखिर धारणी विकास होता क्या है, अच्छे तरीके से उसे समझा जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि ईपीएफ को संतुलित बनाए रखने के लिए मानव को धारणी विकास की जीवन शैली को अपनाना होगा। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, मनुष्य को धारणी विकास की जीवन शैली को अपनाना होगा, राइट, जीवन शैली को अपनाना होगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। ईपीएफ, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, अच्छे से हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा समझ में आया कि नहीं आया, तो फिर उसके हम डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हम लोगों ने समझ लिया, इसे एक बार और थोड़ा सा हम समराइज कर देते हैं आप लोगों को, फिर से दोबारा एक लेक्चर में थोड़ा सा समझ लीजिए, दिमाग में घुसा लीजिए, मतलब कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, ताकि आप लोग दिमाग में घुस जाएगा तो आप लोगों को लिखने में बड़ी मजा आएगा। मेंस में अगर आ गया, प्री में भी आता है, चाहे जैसे भी घुमा के प्रश्न आएगा आप इजी वे में उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ईपीएफ का मतलब सीधे हो गया कि जब मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है, जिस इकोसिस्टम में रहता है, सो उस इकोसिस्टम से एक मांग करता है, डिमांड करता है। मांग क्या करेगा? शुद्ध हवा की मांग करेगा, पानी की मांग करेगा, फल फ्रूट की मांग करेगा, कि हमें सब कुछ पर्यावरण के द्वारा जो हमें उपलब्ध कराई जाती है। तो वह डिमांड क्या होता है? वो डिमांड तो हम करते हैं, लेकिन हम जब डिमांड करने के दौरान ढेर सारे पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्वों को भी छोड़ते हैं, जैसे कि कार्बन छोड़ते हैं, वेस्ट छोड़ते हैं। तो ये सारे वेस्ट क्या होते हैं? पुनः जाकर के पर्यावरण में ही मिल जाते हैं। तो पर्यावरण में जब मिलेंगे तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। जब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो पर्यावरण की जो उत्पादन क्षमता है वह कम हो जाएगी, होगी कम। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जब मानव की डिमांड प्रकृति से उसके उत्पादन क्षमता से अधिक हो जाती है, तो वह इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट, जो प्रिंट बनता है, जो छाप बनता है, वह बड़ा बनेगा। यानी उसी छाप को बोला जाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। उसका आकार जब अधिक होगा, यानी मानव की डिमांड उसके प्रकृति के पुनरुत्पादन क्षमता से अधिक होगी तो आकार बड़ा हो जाएगा, पुनरुत्पादन क्षमता से कम होगा तो आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब लास्ट में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि ईपीएफ की जो माप किया जाता है आकार के बारे में, वह 6 श्रेणियों में किया जाता है। कौन कौन से 6 श्रेणी याद रखिएगा, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग लिखेंगे ईपीएफ की माप 6 श्रेणियों में किया जाता है। ईएफपी की मांग, सॉरी, ईएफपी की मांग 6 श्रेणियों में किया जाता है। 6 श्रेणियों में किया जाता है। देखिए यहां से किस किस आधार पे जो मापने का पैमाना निकला है वो निकला है। तो पहला हो जाएगा फसल वाली भूमि जो होती है, यानी फसल जो पैदा होता है,
फसल भूमि हम लोग देखते हैं, इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक गांव का एग्जाम्पल लीजिए या एक घर का परिवार का एग्जाम्पल लीजिए कि मान लेते हैं हमारे परिवार के पास 2 बीघा जमीन है और हमारे परिवार में एक साल में पूरे जो गेहूं का एग्जाम्पल लिया जाए तो मान लेते हैं कि 3 क्विंटल गेहूं जरूरत होती है, यानी एक साल में जो पूरा परिवार है हमारा 3 क्विंटल गेहूं खाता है। इज दैट राइट? और हमारे पास भूमि कितने हैं? 2 बीघा जमीन है। अगर 2 बीघे जमीन से हम 3 क्विंटल गेहूं पैदा कर लेते हैं तो हमारा परिस्थिति, हमारी भूमि जो है फसल भूमि क्या होगी? हमारी डिमांड को पूरा कर देगी, यानी संतुलित है। यदि हमारे डिमांड हमारी 3 क्विंटल की है और हमारी जो फसल भूमि है वह 1.5 क्विंटल ही पैदा कर पा रहा है तो हमारा जो डिमांड है क्या हो गया? ज्यादा हो गया अपने भूमि से। तो यहाँ पे हमारा पद छाप क्या होगा? इकोलॉजिकल बड़ा हो जाएगा, बिग बनेगा। ठीक है, इधर समझ रहे हैं? तो ऐसे चलिए, फसल भूमि हो गया। नंबर 2, चराई भूमि। ये अलग होता है चराई भूमि, जो सिर्फ गाय भैंसों को चराने के लिए होता है, इसे बोलते हैं चराई भूमि। नंबर 3 देखिए, यहाँ पे मत्स्य को भी शामिल किया जाता है, मछली पकड़ने की भूमि। तो मत्स्य पालन भूमि या मछली पकड़ने की भूमि, इस तरीके से मत्स्य पालन भूमि या मछली पकड़ने वाली भूमि को भी यहाँ पे शामिल किया जाता है। उसके बाद वन क्षेत्र आता है, जो फॉरेस्ट्री होता है, वन क्षेत्र को भी शामिल करते हैं। फिर 5वें नंबर पे हम लोग शामिल करते हैं निर्माण भूमि। निर्माण भूमि क्या होता है? निर्माण भूमि को समझिए, निर्माण भूमि में जितने भी मकान बनते हैं, बिल्डिंग बनते हैं, रोड बनते हैं, क्या निर्माण भूमि। जैसे कि अगर हमारे गांव में 10 परिवार है और 10 परिवार के लिए जो भूमि चाहिए घर बनाने के लिए, कम से कम मान लेते हैं कि 2 बीघे की भूमि चाहिए, लेकिन 10 परिवारों के पास 2 बीघा भूमि जमीन नहीं है, 1 ही बीघा है, तो उनका पदछाप क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ताकि डिमांड उनका ज्यादा है जो उनसे उनके पास जो उपलब्ध है। उसके बाद भूमि पर कार्बन की माप को भी शामिल किया जाता है लास्ट में, कि भूमि पर कार्बन की डिमांड या कार्बन की मांग क्या है। तो 6वां पॉइंट हो जाएगा भूमि पर, दिख रहा है आप लोगों को, यहां हम लिख दे रहे हैं ऊपर। सर्दी हो गया है, तो हम लोग लिखेंगे भूमि पर कार्बन की मांग, 6वां पॉइंट। इन 6 श्रेणियों में ईएफपी की मांग, ईएफपी की माप की जाती है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का माप किया जाता है। तो 6 चीजें याद रखिएगा, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब याद है कि जब माप की बात कीजिए, सॉरी यहाँ मांग नहीं होगा, यहाँ माप होगा, ध्यान रखिएगा। माप, जब माप की बात करते हैं, माप की हम लोग बात करते हैं, तो इसके मापने की इकाई भी होनी चाहिए। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने की जो इकाई होती है उसे बोला जाता है ग्लोबल हेक्टेयर या भूमंडलीय हेक्टेयर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पॉइंट बना करके कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने की इकाई क्या होगा? ग्लोबल हेक्टेयर या भूमंडलीय हेक्टेयर, भूमंडलीय हेक्टेयर होता है। अब इसको समझिए। अब कहा जाए कि एक मनुष्य को अच्छा जीवन जीने के लिए या फिर सुचारू जीवन जीने के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता होती है उसे क्या बोला जाएगा? तो उसे बोला जाएगा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। उसे मापने की इकाई क्या होगा? तो उसे मापने की इकाई होगा क्या? ग्लोबल हेक्टेयर। क्लियर है यहाँ पे ग्लोबल हेक्टेयर? तो आज हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। दूसरे लेक्चर में हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, जो रिपोर्ट आया है ग्लोबल हेक्टेयर का, समझेंगे क्या होता है। फिर ग्लोबल हेक्टेयर की इसकी एग्जाम्पल लेंगे हम लोग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की। फिर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की जो पृष्ठभूमि रही है उसे जाना जाएगा। उसके बाद उसी लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक और शब्द आता है कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन फुटप्रिंट को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है।